हेलो स्टूडेंट्स। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सिद्धि विनायक एजुकेशन में। तो आज की ये वीडियो क्लास 6 के ऊपर होने वाली है। क्लास 6 में जो चैप्टर नंबर 5 है साइंस का, मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, तो इसकी आज हम चैप्टर रीडिंग करेंगे। ओके, काफ़ी बच्चों ने बोला है कि सर हमको चैप्टर रीडिंग भी चाहिए, पहले क्वेश्चन आंसर से पहले चैप्टर रीडिंग चाहिए। तो पहले बेटा हम चैप्टर रीडिंग करेंगे और उसके बाद में सारे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ओके, तो बच्चों चैप्टर रीडिंग शुरू होती है हमारी यहाँ से। ये आपकी बुक का फर्स्ट पेज है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। तो चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं। देर आर डिफरेंट थिंग्स इन आवर सराउंडिंग्स। सराउंडिंग्स मीन्स होता है बेटा अपने आसपास। ओके, तो हमारे आसपास बहुत सारी चीजें होती है। दीज थिंग्स हैव डिफरेंट शेप एंड साइज। ओके, इनका शेप भी डिफरेंट होता है और इनका साइज भी डिफरेंट होता है, कोई छोटा या कोई बड़ा। और शेप का मीन्स कोई गोल है, कोई सर्कल है। ओके, या फिर कोई रेक्टेंगल है, ये उनका शेप हो गया। और साइज मतलब कितना छोटा है कितना बड़ा होता है। फॉर एग्जाम्पल, इन योर क्लासरूम यू विल सी बैग्स, बॉटल, बुक्स, फैंस, लाइट्स, स्टूडेंट्स एंड अदर थिंग्स। ओके, क्लासरूम में भी आपको बेटा डिफरेंट डिफरेंट तरह की चीजें देखने को मिलती है। यू कैन सी सर्टेन्स बेड, चेयर, क्लॉथ्स इन योर बेडरूम। अगर आप रात को सोने जाते हो अपने बेडरूम में, उसमें भी बेटा तरह तरह की चीज आपको देखने को मिलेगी। द थिंग्स दैट एग्जिस्ट नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल थिंग्स। ओके, तो बेटा अब ये थिंग्स है ना, इनमें आपको डिफरेंस करना है। एक तो नेचुरल थिंग हो गया, एक मैन मेड थिंग। तो सिंपली है बेटा, जो नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है वो सारी चीजें हो जाती है हमारी नेचुरल थिंग्स। और जिनको हम बनाते हैं, इंसान बनाते हैं, वो हो जाता है बेटा मैन मेड थिंग्स। ओके, while those made by human or called man-made things। ओके, जो इंसान के द्वारा बनाई जाती है वो man-made things हो जाती है। नेचुरल थिंग्स कैन बी ईदर लिविंग और नॉन लिविंग। और नेचुरल चीजों में बेटा, पहले मैन मेड थिंग्स है ना, इसको साइड में हटाओ। अब पहले आओ नेचुरल थिंग्स में। नेचुरल थिंग्स भी बेटा दो तरह की हो जाएंगी आपकी, है ना, लिविंग और नॉन लिविंग। लिविंग का मतलब जो जिंदा होता है, ठीक है। जैसे नेचर में बात करें बेटा, एनिमल्स सारे जिंदा है, फिश वगैरह, ये सब लिविंग थिंग्स में आ जाती है। और नॉन लिविंग थिंग्स जैसे नीचे एग्जांपल में देखो बेटा, कोल, ट्री, ये हमको नेचर से तो मिलता है, बट ये बेटा नॉन लिविंग थिंग्स है। ओके, इनमें जान नहीं होती। All things are made of one or more देन वन काइंड ऑफ मटेरियल लाइक वुड, पेपर, प्लास्टिक। तो जितनी भी आपकी थिंग्स है, जितनी भी आपकी चीजें है बेटा, हो सकता है या तो एक ही मेटल से बनी हो, सॉरी एक ही मटेरियल से बनी हो, और या हो सकता है डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बनी हो। ओके, जैसे यहाँ पे चेयर्स देखो, ये चेयर्स बेटा वुड से बनी है, लेकिन इनके ऊपर देखो ये कुशन है बैठने का। ये हो सकता है बेटा किसी स्पंज से बनाओ या फिर किसी फैब्रिक से बनाओ। फैब्रिक मतलब कपड़ा। ओके, तो नेक्स्ट आ जाओ बेटा, ये कुछ एग्जांपल देखो और इनमें डिफरेंस करो। लैपटॉप, लैपटॉप एक मैन मेड थिंग हो गया बेटा। ओके, इसके बाद टेबल एंड चेयर, ये भी मैन मेड हो गया। कोल और ट्रीज, ये नेचुरल थिंग्स है। ओके, ये नेचुरल, नेचर से आपको डायरेक्ट मिली है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रॉपर्टीज। ओके, अब ऑब्जेक्ट है, उनको क्लासीफाई मतलब उनकी कैटेगरी बनानी है, आपको अलग अलग कैटेगरी बनानी है। तो उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। ओके, जैसे प्रॉपर्टीज का मीनिंग क्या हुआ बेटा, लाइक उनकी साइज। ओके, छोटे ऑब्जेक्ट है कुछ और कुछ बड़े ऑब्जेक्ट है, तो हमने उनको क्लासीफाई कर दिया। छोटे ऑब्जेक्ट को एक साइड रखो और बड़े ऑब्जेक्ट को एक साइड रखो। कलर के हिसाब से, कलर जैसे बेटा रेड कलर की चीज एक साइड रखो, येलो कलर की चीज एक साइड रखो। एंड देयर यूजेस, और बेटा उनके यूजेस के हिसाब से भी जो ऑब्जेक्ट है उनको हम क्लासीफाई कर सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये चीज़ें डेली काम में आती है तो इनको तो मतलब हम अलग रखेंगे, और ये चीज़ें हमें कभी कभी काम आती है तो इनको हम अंदर अलमारी में रख देते हैं। ओके, प्लेसिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड ग्रुपिंग। और बेटा एक जैसी चीज़ों को अगर आप एक साथ रखोगे ना तो उसको आप बोल दोगे ग्रुपिंग। ओके, द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग मटेरियल अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। क्लियर है बेटा, क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन यहाँ से रट लेना। द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग, तो मटेरियल को बेटा आप ग्रुपिंग कर रहे हो, उनको है ना एक साथ रख रहे हो अकॉर्डिंग टू देयर सिमिलरिटी। या तो आप उनको एक साथ रखोगे इस तरह से कि बेटा वो एक जैसे है, लाइक सारी बुक्स आपने एक साथ रख दी। ओके, या फिर उनकी डिसिमिलैरिटी, लाइक आपने क्या किया, दो तरह की चीजें आपके पास बुक्स है, और बुक्स के अलावा और कोई दूसरी चीज मान लो आपके पास, सपोज करो आपके पास बेड शीट्स है। तो आपने बुक्स को, अब ये बुक्स और बेड शीट सिमिलर नहीं है एक दूसरे के, ये डिसिमिलर है। तो आपने बुक्स को एक बारी में रख दिया और जो बेड शीट है उनको दूसरी बारी बारी में रख दिया। ओके, ये हो गया। और क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन ऑल्सो बी डन ऑन
द बेसिस ऑफ द मटेरियल दे आर मेड अप ऑफ, ओके। और ऑब्जेक्ट है उनका क्लासिफिकेशन आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप ये पता लगाओ कि वो ऑब्जेक्ट किस चीज से बना है। लाइक प्लास्टिक से बनी हुई चीजें आपने अलग रखी और मेटल से बनी हुई चीजें आपने अलग रखी। उसके बाद आ जाओ बेटा एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन में। क्लासिफिकेशन से आपको क्या क्या फायदे हो सकते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट हैव सेवरल सेवरल एडवांटेज। अब वो क्या क्या है देखो बेटा। इट हेल्प ए पर्सन टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट। इससे किसी भी पर्सन को बेटा कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको पहचानने में आसानी होती है, ओके। इट हेल्प इन सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट। सॉर्टिंग मतलब बेटा ऑब्जेक्ट को छांटने में, ठीक है, ऑब्जेक्ट को छांटने में भी आसानी होती है। थस प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम गेटिंग मिक्स अप। तो इससे बेटा उनके मिक्स होने की प्रॉब्लम नहीं है। लाइक आपने एक कटोरी में टमाटर भी, एक टोकरा लो, उसके अंदर टमाटर डाल दो, मिर्ची डाल दो, बहुत सारी सब्जियां मिक्सअप कर दो, ठीक है। अब बेटा मान लो आपको भिंडी निकालनी है, तो आप ढूंढोगे उसके अंदर कि हाँ भाई मेरी भिंडी खा गई, ओके। इससे बढ़िया उनको बेटा सॉर्टिंग करो। जैसे टमाटर एक अलग टोकरी में रखो, भिंडी अलग टोकरी में रखो, आलू को अलग टोकरी में रखो। तो आपको जब आलू चाहिए तो बेटा आप सीधा आलू की टोकरी पे जाओगे और आलू निकाल लाओगे। तो यही होता है बेटा, इट हेल्प्स इन सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, ओके। इट हेल्प्स इन लोकेटिंग थिंग्स। तो बेटा चीज़ों को लोकेट करने में भी इससे आपको बहुत फायदा होगा। जैसे आपको टमाटर चाहिए तो सीधा बेटा टमाटर की टोकरी के पास जाओगे आप, ना कि आलू के पास, है ना। लोकेट मतलब पता लगाना कि कोई चीज़ कहाँ रखी है। इट इज़ बिकॉज ऑफ क्लासिफिकेशन दैट यू कैन लोकेट ए बुक यू नीड इन योर स्कूल, ओके। नेक्स्ट है बेटा, इट मेक्स द स्टडी ऑफ डिफरेंस ऑब्जेक्ट इजी एंड मीनिंगफुल। तो इससे बेटा आप जो ऑब्जेक्ट है उनकी स्टडी भी बहुत इजीली कर सकते हो और मीनिंगफुल वे में कर सकते हो। लाइक आपको प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट पे स्टडी करनी है तो आप प्लास्टिक की चीज़ों को ही देखोगे, ना कि मेटल की चीज़ों को। नेक्स्ट है बेटा, इट हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड द सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमॉन्ग वेरियस ऑब्जेक्ट। तो आपने एक बार कैटेगरी वाइज ऑब्जेक्ट को एडजस्ट कर दिया तो आप बेटा उनमें सिमिलरिटी भी देख सकते हो और उनमें डिसिमिलरिटी भी देख सकते हो। सिमिलरिटी की बात करें बेटा, एक साइड आपने प्लास्टिक की चीज़ें रखी है और एक साइड आपने मेटल की चीज़ें रखी है, तो आप बोलोगे हाँ ये प्लास्टिक की चीज़ें, ये सारी प्लास्टिक से बनी है, ये हो गया इसमें सिमिलरिटी, ओके। और ये दूसरी साइड बेटा जो आपने जितने भी ऑब्जेक्ट रखे हैं वो आयरन से बने हैं, लोहे से बने हैं या फिर किसी मेटल से बने हैं। तो ये हो गई मेटल वाले ऑब्जेक्ट की सिमिलरिटी। बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, व्हाट आर ऑब्जेक्ट मेड ऑफ। कि ऑब्जेक्ट किस किस चीजों से बने होते हैं, है ना। तो इसमें देखो बेटा, सम ऑब्जेक्ट्स दैट यू सी अराउंड इन द स्कूल आर टेबल्स, चेयर एंड डेस्क। तो बेटा आप अपने स्कूल में आसपास में अगर नजर घुमाओगे तो आपको क्या ही नजर आएगा, ज्यादा ज्यादा टेबल्स नजर आएगा, चेयर्स नजर आएगा, डेस्क नजर आएगा, ठीक है, व्हाइट बोर्ड नजर आएगा, ब्लैक बोर्ड नजर आएगा, ओके। दे आर ऑल मेड ऑफ वुड। हाँ तो बेटा स्कूल्स में टेबल्स, चेयर और डेस्क होता है, ये सारा वुड से बना होता है ना। लेकिन कई कई स्कूलों में बेटा लोहे से भी बनते हैं आजकल। वुड इज ए मटेरियल। तो आपका वुड है ना एक मटेरियल हो गया जिससे ये सारी चीजें बनी है, टेबल, चेयर और डेस्क, ओके। ऑब्जेक्ट लाइक बॉटल एंड पेंसिल केस आर मेड फ्रॉम प्लास्टिक। तो बेटा आपके कुछ ऑब्जेक्ट जैसे आपका वाटर बॉटल हो गया और आपका जो ड्राइंग बॉक्स होता है जिसमें आप पेन पेंसिल वगैरह रखते हो, ये सारा बेटा मोस्टली प्लास्टिक से बना होता है। प्लास्टिक इज अनदर काइंड ऑफ मटेरियल। और प्लास्टिक बेटा एक अलग तरह का मटेरियल हो गया, ठीक है। एक मटेरियल तो था आपका वुड जिससे टेबल, चेयर और डेस्क बने थे, और एक दूसरा मटेरियल हो गया प्लास्टिक जिससे आपके बेटा पेंसिल केस बना हुआ है और बोतल बनी हुई है, ठीक है। इस तरह से बेटा बहुत सारे मटेरियल होते हैं जिनसे अलग अलग चीजें बनती है। Thus, object can be classified on the basis of their materials they are made of। तो इसका मतलब बेटा जो ऑब्जेक्ट है ना उसको हम एक और तरीका मिल गया उन्हें क्लासिफाई करने का कि वो किस चीज से बने हैं, ओके। यहाँ पर देखो, एन ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ डिफरेंट मटेरियल। एक ही ऑब्जेक्ट है ना डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल से बना हुआ हो सकता है। जैसे एग्जांपल में देखो, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, ये भी बाउल है, ये भी बाउल है, ये भी बाउल है, ऑब्जेक्ट तो एक ही है, बाउल। लेकिन बेटा देखो ये वाला बाउल ग्लास मटेरियल से बना है और ये वाला बाउल है जो आपका प्लास्टिक मटेरियल से बना है और ये वाला है जो मेटल से बना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए बाउल मे बी मेड ऑफ प्लास्टिक, ग्लास और मेटल, ओके, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा, डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो हो सकता है अब इस बार ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है। पिछले वाले में क्या था बेटा, पिछले वाले में ऑब्जेक्ट सेम था, बाउल बाउल बाउल, ओके। इस बार बेटा ऑब्जेक्ट अलग अलग है ना, जैसे बकेट, मग, टॉय, प्लेट। लेकिन बेटा हो सकता है ये सेम मटेरियल से ही बने हो। जैसे ये बकेट देखो, ये भी प्लास्टिक से बना है,
एक मग प्लास्टिक से बना है, एक टॉय ये भी प्लास्टिक से बना है, और ये प्लेट ये भी प्लास्टिक से बना है। ओके, तो ये हो गया बेटा हेडिंग डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन बी मेड ऑफ सेम मटेरियल। कि ऑब्जेक्ट तो डिफरेंट है लेकिन उनका मटेरियल सेम हो सकता है, सेम होता है। फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक इज यूज टू मेक टॉय, बकेट, प्लेट, मग, बैग्स एटसेट्रा। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। आगे है बेटा जो मटेरियल है ना उनकी मिक्सिंग कर दी। ठीक है, देखो कैसे। ऑब्जेक्ट देन कैन बी मेड यूजिंग मोर देन वन मटेरियल। अब ऐसे ऑब्जेक्ट, जो ऑब्जेक्ट तो एक है लेकिन वो बेटा कई तरह के मटेरियल से बने। जैसे साइड में ये विंडो देखो, ये विंडो कहने को तो हमने बोल दिया विंडो, बट देखो बेटा ये विंडो में मेटल भी यूज हुआ है, बीच में लोहे की रोड लगी होती है, आयरन की रोड लगी होती है, तो मेटल यूज हुआ है। ठीक है, साइड में वुड भी यूज हुआ है बेटा, वुड का काम हुआ है। मेटल में, सॉरी, विंडो में जो खिड़कियां होती है आपकी वुड से बनी होती है, इसमें बेटा ग्लास भी यूज हुआ है। और विंडो के पीछे देखो बेटा पर्दे लगे हुए हैं, तो इसमें फैब्रिक भी यूज हुआ है। और विंडो के ऊपर और नीचे देखो स्टोन भी यूज हुआ है। तो एक विंडो बनाने में बेटा कोई 4-5 तरह के मटेरियल आपने इसमें लगा दिए। ओके, फॉर एग्जाम्पल ए विंडो ऑफ ए हाउस कैन बी मेड ऑफ ग्लास, वुड एंड मेटल। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट है बेटा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। अब बेटा हम क्लासिफिकेशन करेंगे ऑब्जेक्ट का उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे। ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे क्लासिफिकेशन करते हैं। तो प्रॉपर्टीज के बेस पे बेटा जो आपके ऑब्जेक्ट है वो 3 स्टेट में आपको मिल सकते हैं, एक तो सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। ओके, तो सबसे यहाँ पे एक स्पून देखो, स्पून स्पून बेटा बहुत सॉलिड होती है ना, इसे आप हाथ से दबा नहीं सकते, बहुत मजबूत होती है। एक लिक्विड जैसे आपका वाटर हो गया, वाटर लिक्विड है। और गैस जैसे आपका स्मोक हो गया। ओके, ये सब गैस हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ से रीडिंग स्टार्ट करते हैं बच्चों। टू डिसाइड विच मटेरियल शुड बी यूज टू मेक एन ऑब्जेक्ट। ओके, to decide which material should be used to make an object, it is essential to study the properties of metal. ओके, अगर आप बेटा हाँ, कोई ऑब्जेक्ट बनाने के लिए ये डिसाइड करना चाहते हो कि मैं किस मेटल को यूज करूँ, तो आपको बेटा उस ऑब्जेक्ट की पहले प्रॉपर्टीज रीड करनी पड़ेगी, है ना। उस मटेरियल की प्रॉपर्टीज रीड करनी पड़ेगी आपको, जिस मटेरियल से आपको वो ऑब्जेक्ट बनाना है। लाइक मुझे स्पून बनाना है, ठीक है, तो बेटा मुझे एक ऐसा ऑब्जेक्ट चाहिए जो बहुत सॉलिड हो। अब ऐसा तो है नहीं आप कागज से स्पून बना दो, क्योंकि कागज से आप स्पून बनाओगे, एक पेपर से आप स्पून बना दोगे तो बेटा ज्यादा देर चलेगा नहीं, पिघल जाएगा, है ना। तो हमको प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए कि जो कागज है कि वो बहुत सॉफ्ट होता है, हम उससे स्पून नहीं बना सकते। बट जो मेटल है हाँ वो बहुत सॉलिड होता है, हम उससे स्पून बना सकते हैं। तो मटेरियल्स है उनकी प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाना है तो। फॉर एग्जाम्पल टेंसाइल्स। टेंसाइल्स मतलब बेटा जो आपके किचन में बर्तन होते हैं उनको टेंसाइल्स कहते हैं। टेंसाइल्स यूज फॉर कुकिंग कैन नॉट बी मेड ऑफ वुड। जो आपके बर्तन होते हैं जो आप कुकिंग के लिए यूज लेते हो बेटा, उसको आप वुड से, लकड़ी से नहीं बना सकते, है ना। अगर आपने लकड़ी से मान लो भगोना बना दिया कोई, उसे पानी गर्म कर रहे हो तो बेटा पहले आपकी लकड़ी जल जाएगी और पानी गर्म नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए वो जो आपका कुकिंग के टेंसाइल्स हैं बेटा वो मेटल के बने होते हैं, ठीक है। सिंस वुड कैन कैच फायर इजीली, क्योंकि बेटा जो वुड है वो इजीली फायर कैच कर लेता है, उसमें जल्दी से आग लग जाती है। क्लॉथ्स worn इन समर्स आर मेड ऑफ कॉटन विच एब्जॉर्ब स्वेट एंड मेक यू फील कूल। तो बेटा समर के अंदर जो आप क्लॉथ्स पहनते हो वो क्या करते हैं, आपकी बॉडी से पसीने को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। पसीने को एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्लॉथ है ना हल्के हल्के गीले हो जाते हैं, और जैसे हवा चलती है तो आपको ठंडा ठंडा फील होता है। Some properties of material which are helpful in classifying object are discussed below। और बेटा मटेरियल्स की कुछ प्रॉपर्टीज और है उनको नीचे डिस्कस किया है, जिससे आपको ऑब्जेक्ट्स को क्लासिफाई करने में आ, आसानी होगी। ओके, फर्स्ट है बेटा फिजिकल स्टेट। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया बेटा कि फिजिकल स्टेट है किसी भी मटेरियल की 3 टाइप्स की हो सकती है। या तो वो मटेरियल है आपका सॉलिड स्टेट में होगा, या वो मटेरियल आपका लिक्विड स्टेट में होगा, या फिर वो मटेरियल आपका गैसियस स्टेज में होगा। मटेरियल कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल स्टेट इनटू सॉलिड, लिक्विड और गैस। ओके बेटा, अभी ओनली हम फिजिकल स्टेट की बात कर रहे हैं। फिजिकल स्टेट में मटेरियल 3 स्टेट में हो सकता है, सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट। ओके, ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इसलिए इसको देख लो। फिजिकल स्टेट है यहाँ पे, और ये 3 टाइप है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे शेप है, वॉल्यूम है और कुछ एग्जांपल्स हैं। ओके,
तो फर्स्ट बेटा सॉलिड में देखो, ये सॉलिड है ना, इनका डेफिनेट शेप मतलब शेप फिक्स रहेगा, डेफिनेट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। एग्जाम्पल चेयर और स्पून। ओके, एक स्पून ले लो बेटा आप, है ना, और वो स्पून देखो हमेशा उसका शेप फिक्स रहेगा, वो स्पून जैसा दिखता है वैसा ही दिखेगा। ओके, और मान लो वो स्पून में वेट अगर 100 ग्राम है तो उसमें वेट 100 ग्राम ही रहेगा। ओके, तो वॉल्यूम भी फिक्स है। उसके बाद लिक्विड्स में आ जाओ। टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, मतलब लिक्विड है उनका बेटा शेप फिक्स नहीं होता, है ना। आप लिक्विड को बेटा जिस बर्तन में डालोगे उसी टाइप का वो शेप ले लेगा, बट लिक्विड है उनका वॉल्यूम फिक्स होता है। लाइक आपने एक बोतल में 1 लीटर पानी ले रखा है, 1 लीटर वाटर ले रखा है। ओके, ओके, अब उसने बोतल का शेप ले रखा है, तो मतलब शेप है अभी बोतल का और वॉल्यूम है उसका 1 लीटर। चलो, अब देखो उस वाटर को आपने किसी बड़ी टंकी में खाली कर दिया, है ना, खाली कोई बड़ी टंकी है जो खाली है, उसके अंदर उस वाटर को खाली कर दिया। तो अब बेटा उस वाटर ने टंकी का शेप ले लिया, वो टंकी में पूरा फैल जाएगा, तो उसने इस बार टंकी का शेप ले लिया। तो शेप तो हो गया बेटा इस बार टंकी जैसा ना, बट देखो वॉल्यूम अभी भी है तो 1 लीटर ही ना, 1 लीटर पानी गया है टंकी के अंदर। तो बच्चों जो लिक्विड है उनका शेप तो फिक्स नहीं होता बट वॉल्यूम फिक्स होता है, जैसे ऑयल एंड वाटर। ओके, नेक्स्ट आ जाओ गैस। गैस बेटा गैस जो स्टेट है, अगर कोई भी गैस है जैसे एयर या स्मोक, इनका ना तो शेप फिक्स होता है और ना इनका वॉल्यूम फिक्स होता है। ठीक है, आगे आ जाओ। अब पहले तो हमने बेटा इनका क्लासिफिकेशन किया मटेरियल्स का फिजिकल स्टेट के बेस पे। अब क्लासिफिकेशन करेंगे हम अपीरियंस के बेस पे। अपीरियंस का मतलब होता है बेटा कि वो कैसा दिखता है। अपीरियंस का एक सीधा सा मीनिंग है लुक। ओके, वो कैसा दिखता है। मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जो भी मटेरियल्स होते हैं सारे एक दूसरे से दिखते हैं। अब ऐसा तो हो नहीं सकता पत्थर ले लिया और सोना ले लिया वो एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, अदरवाइज सब पत्थर के ही गहने बनवा लेते, सोने पे पैसा क्यों वेस्ट करते। तो मटेरियल्स लुक डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, जितने भी मटेरियल्स है वो एक दूसरे से अलग अलग दिखते हैं। वुड लुक्स डिफरेंट फ्रॉम प्लास्टिक, जो आपका वुड है लकड़ी है वो प्लास्टिक से डिफरेंट दिखते हैं, हाँ दिखता है। गोल्ड और एल्यूमिनियम, अच्छा, गोल्ड और एल्यूमिनियम इनसे भी डिफरेंट होता है वुड, हाँ डिफरेंट होता है। सब मटेरियल्स लाइक मेटल्स हैव ए शाइन, तो बेटा जितने भी मेटल्स होते हैं ना उनमें शाइन होती है। जैसे आप आयरन ले लो, लोहा, लोहे को भी बेटा पॉलिश कर देता है तो बहुत अच्छी शाइनिंग देता है। इसके बाद गोल्ड लो, गोल्ड भी बेटा बहुत अच्छी शाइनिंग देता है, और सिल्वर वगैरह चांदी वगैरह ये सब बहुत अच्छी शाइन देते हैं। तो ये जितने भी मटेरियल सॉरी, तो ये जितने भी मटेरियल है बेटा जो शाइन देते हैं ना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्टर। ओके, दे आर लस्टर। लस्टर मींस मेटल जितने भी होते हैं वो शाइनिंग देंगे, और ये प्रॉपर्टी हो जाती है मेटल्स की लस्टर प्रॉपर्टी। सम मटेरियल्स लाइक वुड एंड जूट डू नॉट हैव ए शाइन, तो बेटा अब जैसे आपका वुड हो गया, लकड़ी तो शाइन नहीं करती, और जूट हो गया, जैसे जूट फाइबर वगैरह हमने पढ़ा था, तो ये जूट हो गया, हाँ इनमें शाइन नहीं होता, तो इनको आप बोल दोगे दे आर नॉन लस्टर। तो बेटा दो चीज ध्यान रखना, लस्टर एंड नॉन लस्टर। तो लस्टर में आप बोल देना कि जो मटेरियल है शाइन करते हैं वो हो जाते हैं लस्टर, और जो मटेरियल शाइन नहीं करते वो हो जाते हैं नॉन लस्टर। ठीक है, आगे आ जाओ। Some metals like silver and copper lose their luster when they come in contact in air and moisture and appear dull after some time। तो बेटा कुछ मेटल्स आपके ऐसे होते हैं, जैसे आपका एक सिल्वर हो गया, चांदी, और कॉपर, ये हो गया आपका तांबा। ठीक है, तो सिल्वर और कॉपर होता है ना बेटा, आपने देखा होगा टाइम के साथ जो चांदी है, सिल्वर के गहने हैं, वो थोड़े काले काले पड़ जाते हैं, और कॉपर है बेटा वो भी काला काला पड़ जाता है थोड़े टाइम बाद, है ना। इसका मतलब बेटा टाइम के साथ ये अपनी शाइनिंग खो देते हैं। ओके, और ये शाइनिंग होता है बेटा एयर एंड मॉइस्चर की वजह से। नेक्स्ट आ जाते हैं बेटा। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी हो जाती है बेटा हार्डनेस। हार्डनेस के हिसाब से भी हम जो ये ऑब्जेक्ट है, मटेरियल हमारे, इनको क्लासिफाई कर सकते हैं। हार्डनेस मतलब बेटा इसके नाम से ही समझो कोई चीज कितनी हार्ड हो सकती है या फिर कोई चीज कितनी सॉफ्ट हो सकती है। ठीक है, सम मटेरियल्स कैन नॉट बी कंप्रेस और कट इजीली। कंप्रेस का मतलब होता है बेटा दबाना। कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं बेटा जिन्हें आप दबा नहीं सकते, जैसे एक लोहे का इंगट ले लिया, आयरन का इंगट ले लिया आपने, या फिर हाथ में एक पत्थर ले लो, पत्थर को दबाओ तो बेटा पत्थर दबेगा नहीं आपसे, है ना। एंड और कट इजीली, और पत्थर को आप चाकू से काटो तो बेटा इजीली वो पत्थर कटेगा भी नहीं। ठीक है, दे आर कॉल्ड हार्ड मेटल। तो हार्ड मेटल का डेफिनेशन याद कर लेना बेटा। सम मटेरियल्स कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और कट इजीली, दे आर कॉल्ड हार्ड मेटल। अब हार्ड मेटल के एग्जांपल देख लो बेटा, वुड, ग्लास, मेटल्स, ओके, एंड स्टोन। तो ये सारे हो गए हमारे हार्ड मटेरियल्स, जो भी वुड हो गया, लकड़ी, ग्लास, आपका कांच हो गया। मेटल्स, मेटल्स मतलब जैसे आयरन,
गोल्ड, सिल्वर, ये सब आपके मेटल्स हो जाते हैं। नेक्स्ट, सम मटेरियल्स कैन बी कंप्रेस्ड, स्क्रैच्ड एंड कट इजीली। अब कुछ मटेरियल आपके ऐसे होते हैं बेटा जो दब भी जाते हैं, उन पे आप स्क्रैच भी कर सकते हो और उनका इजीली आप काट भी सकते हो। दे आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स, दे आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स। ओके, फॉर एग्जांपल कॉटन, मेल्टेड वैक्स एंड स्पंज। तो रुई है बेटा, रुई एक मटेरियल है, उसे आप आसानी से प्रेस कर सकते हो। मेल्टेड वैक्स, मेल्टेड वैक्स का मतलब हो गया पिघला हुआ मोम, मेल्टेड मतलब पिघला हुआ, वैक्स मतलब हो गया आपका मोम। ओके, तो पिघला हुआ मोम हो गया बेटा, वो मोमबत्ती को आप हाथों से ऐसे कुचर कुचर के उसको बेटा पूरी को खत्म कर सकते हो। और स्पंज, स्पंज बेटा ये देखो, ये यहाँ पे ये स्पंज है जो आपका सीट के कवर वगैरह में यूज होता है, ये कॉटन हो गया। ओके, ओके, इसके बाद आ जाओ बेटा, ए हार्ड सब्सटेंस कैन स्क्रैच और कट ए सॉफ्ट सब्सटेंस। ओके, मान लो बेटा कोई हार्ड सब्सटेंस है, वो एक सॉफ्ट सब्सटेंस को काट सकता है, या फिर इसे इजी लैंग्वेज में ऐसे समझो, कोई एक हार्ड चीज है वो सॉफ्ट चीज को काट सकती है। ओके, जैसे एक हार्ड चीज लेते हैं, एक लोहे का चाकू, है ना, आयरन से बना हुआ नाइफ, लोहे का चाकू हमने एक ले लिया। और एक सॉफ्ट चीज लो, सॉफ्ट चीज ले लो कुछ भी, ये ले लो बेटा, ये स्पंज ले लो। ओके, तो आप देखना, आप कोई अगर लोहे के चाकू से इस स्पंज को काटोगे तो ये स्पंज कट जाएगा, क्योंकि ये स्पंज है, क्योंकि जो लोहा है वो तो बेटा हार्ड सब्सटेंस है, और जो आपका स्पंज हो गया ये सॉफ्ट सब्सटेंस है। तो ये यही कह रहा है कि एक हार्ड सब्सटेंस है वो या तो काट सकता है या फिर स्क्रैच कर सकता है किसी दूसरे सॉफ्ट सब्सटेंस को। फॉर एग्जाम्पल डायमंड कट ग्लासेस। ओके, तो बेटा डायमंड के बारे में ये जान लो कि डायमंड सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो सब्सटेंस है हमारी अर्थ पे वो डायमंड ही है, और डायमंड से बेटा ग्लास काटते हैं, जो आपके कांच वाच की कटिंग का काम होता है ना, वो सारा आपका डायमंड से होता है, डायमंड कटर से। थर्ड, ये एग्जांपल देख लो, कॉटन ये हो गया सॉफ्ट मटेरियल, स्पंज सॉफ्ट मटेरियल, वुड आपका हार्ड मटेरियल है, और ये स्टील आपका हार्ड मटेरियल हो गया। नेक्स्ट आ जाओ, अब क्लासिफाई करेंगे हम इनको सोल्यूबिलिटी के हिसाब से, है ना, इसको मैं थोड़ा सा फिक्स कर लेता हूँ। ओके, इतना ठीक है। सोल्यूबिलिटी, तो पहली बात बेटा, सोल्यूबिलिटी क्या होता है ना, कोई कोई भी सब्सटेंस किसी लिक्विड में कितना ज्यादा मिक्स होता है वही उसकी सोल्यूबिलिटी हो जाती है ना, ये मैंने समझा दिया। पहले ये चीज देखो बेटा, वाटर इज यूनिवर्सल सोलवेंट एज मैनी थिंग्स डिजॉल्व इन इट। तो वाटर एक यूनिवर्सल सोलवेंट हो गया बेटा, क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें मिल सकती हैं, डिजॉल्व हो सकती है ना, वाटर के अंदर आप बहुत सारी चीजों को मिला सकते हो। The tendency of a substance to dissolve in liquid is called solubility. ओके, तो बेटा कोई भी चीज है वो लिक्विड के अंदर कितना ज्यादा मिक्स हो सकती है या फिर कितने अच्छे से मिक्स हो सकती है, तो जितने अच्छे से मिक्स होगी बेटा उतनी ही ज्यादा सोल्युबिलिटी होगी, और अगर मिक्स नहीं होगी तो बेटा उतनी ही कम उसकी सोल्युबिलिटी होगी। ओके, जैसे एग्जांपल की बात कर लो बेटा, आपने वाटर के अंदर सॉल्ट को मिक्स किया तो सॉल्ट पूरी तरह से मिक्स हो जाता है, आपको फिर सॉल्ट दिखेगा भी नहीं। ओके, तो इसका मतलब सॉल्ट की सोल्युबिलिटी बहुत ज्यादा है। और अगर आप मान लो आपने वाटर के अंदर डर्ट को मिक्स किया, वाटर के अंदर मिट्टी को मिक्स किया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे वो मिट्टी है ना नीचे बैठ जाएगी, है ना, मिक्स नहीं होगी वाटर में। इसका मतलब बेटा जो आपकी डर्ट है उसकी सोल्युबिलिटी बहुत कम है। ओके, नेक्स्ट आ जाओ बेटा, सम सब्सटेंस डिजोल्व और मिक्स कंप्लीटली इन वाटर। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बेटा जो कंप्लीटली मिक्स हो जाते हैं वाटर के अंदर, दे आर सेड टू बी सोल्यूबल इन वाटर। तो आप बोलोगे कि हाँ ये सब्सटेंस सोल्यूबल है वाटर के अंदर, सोल्यूबल है मीन्स ये पूरी तरह से मिक्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, तो बेटा ऐसे कौन कौन से सब्सटेंस है जो आप पानी में मिक्स करोगे तो पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगे? शुगर, आपका चीनी, चीनी अच्छे से मिक्स हो जाएगा वाटर में, सॉल्ट, सॉल्ट भी अच्छे से मिक्स हो जाएगा, ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस भी बेटा वाटर के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाती है। ओके, दूसरा पॉइंट है बेटा, सम सब्सटेंस डू नॉट डिजोल्व और मिक्स इन वाटर। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं बेटा जो वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होंगे, मिक्स नहीं होंगे। ओके, दे आर सेड टू बी इनसॉल्युबल्स इन वाटर। तो आप बोलोगे कि ये वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है। फॉर एग्जांपल चॉक पाउडर एंड सैंड। तो बेटा चॉक पाउडर को है ना, आप चौक लेना और उसको पीस लेना, पीसने के बाद उसे पानी में मिक्स करना, तो देखना वो पानी में कभी भी मिक्स नहीं होगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद वो नीचे बैठ जाएगा। सेम काम बेटा ये सैंड करती है आपका ना, ये भी पानी में कभी मिक्स नहीं होती, ये पानी के नीचे जम जाती है। ओके, तो ये हो गए इनसॉल्युबल। सम लिक्विड्स आर soluble in water while some are insoluble. Liquids like vinegar, अब बेटा अब बात हो रही है लिक्विड लिक्विड की, ठीक है, लिक्विड्स लाइक विनेगर, लाइम जूस,
that get mixed with water completely are called miscible liquid। अब एक चीज आ गई बेटा, मिसेबल लिक्विड्स क्या होता है, तो यहाँ पर देखना बेटा, एक सोल्यूबल है ना, एक है मिसेबल लिक्विड्स। तो ये सोल्यूबिलिटी है ना, हम एक तरह से ओवरव्यू ले रहे हैं सारे सब्सटेंस का, ओके, कि वाटर के अंदर स्टोन मिक्स होगा या नहीं होगा, वाटर के अंदर शुगर मिक्स होगा या नहीं होगा। अब हम बात कर रहे हैं बेटा लिक्विड के अंदर लिक्विड मिक्स करने की, ठीक है। तो वाटर के अंदर बेटा विनीगर है, ये अच्छे से मिक्स हो जाता है। वाटर के अंदर लेमन जूस है, ये भी अच्छे से मिक्स हो जाता है। तो ये सारे हो जाएंगे बेटा मिसेबल लिक्विड। कब जब भी आप कोई दो लिक्विड को एक साथ मिलाओगे और वो अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएंगे, कंप्लीटली मिक्सअप हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बेटा आपका मिसेबल लिक्विड। इसी के उल्टा कर देंगे तो वो हो जाएगा इमिसेबल लिक्विड्स, लाइक लिक्विड लाइक पेट्रोल एंड ईडेबल ऑयल, खाने वाला तेल होता है बेटा जो, विच डू नॉट गेट मिक्स विथ वाटर आर सेड टू बी इन इमिसेबल लिक्विड्स। ठीक है बच्चों। तो कुछ लिक्विड्स ऐसे होते हैं, पेट्रोल हो गया, आपका ऑयल हो गया खाने वाला, इनको आप पानी में मिक्स कर दोगे अच्छे से, तो थोड़ी देर बाद बेटा क्या होगा, पानी के ऊपर तैरने लग जाता है, एक लेयर बना लेता है पानी के ऊपर। ओके, तो ये वाले लिक्विड हो जाते हैं हमारे इमिसिबल लिक्विड। यहाँ पर ये पिक्चर में देखो बेटा, एक ग्लास है, ग्लास के अंदर देखो ये वाटर था, वाटर के अंदर इसने कोई कलर मिक्स कर दिया तो ये कंप्लीटली मिक्स हो गया, देखो इक्वली पूरे लिक्विड में ये सेपरेट हो गया। ठीक है, तो ये हो गया मिसेबल लिक्विड। अब यहाँ पर देखो वाटर है और वाटर के ऊपर ये ऑयल फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसने पहले वाटर लिया, ऑयल लिया, इसको अच्छे से मिक्स कर दिया होगा, बट थोड़ी देर बाद बेटा जो ऑयल है ना, वो तो ऊपर आके एक अलग लेयर बना लेगा और ये वाटर नीचे रह जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा इमिसिबल लिक्विड। नेक्स्ट देखो, इमिसिबल लिक्विड्स फ्रॉम सेपरेट लेयर्स व्हेन दे आर कीप्ड अनडिस्टर्ब्ड फॉर सम टाइम्स। तो इमिसिबल लिक्विड है ना बेटा, अगर पहले आपने मिक्स कर दिया, आप उनको डिस्टर्ब मत करो, अनडिस्टर्ब रहने दो थोड़ी टाइम के लिए, तो वो क्या करेंगे, अलग अलग लेयर बना लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखो ऑयल ने अलग लेयर बना लिया। नेक्स्ट है बेटा, सम गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आर सोल्यूबल इन वाटर, आर सोल्यूबल इन वाटर। सोल्यूबल मतलब बेटा मिल जाती है अच्छे से। तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना आपकी, ये वाटर में अच्छे से मिल जाती है। अब अगर ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आपके वाटर में अच्छे से मिक्स हो गई, तो इससे क्या क्या फायदा होगा, इससे देखो क्या क्या फायदा होगा। ऑक्सीजन डिजोल्व इन वाटर, जो ऑक्सीजन पानी में मिला हुआ है उससे क्या फायदा होगा, हेल्प एक्वाटिक एनिमल इन ब्रीथिंग। तो पानी के अंदर जो भी रहने वाले बेटा एनिमल्स होते हैं, जैसे फिश हो गया, वेल वगैरह हो गई, इनको बेटा ब्रीथ करने में हेल्प करता है ना, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होता है पानी के अंदर। नेक्स्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व इन वाटर इज यूज्ड बाय प्लांट्स लिविंग इन वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो बेटा वाटर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिक्स होती है, तो वाटर के अंदर जो प्लांट होते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, फोटोसिंथेसिस के थ्रू वो अपना खाना बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं बेटा पानी से ही। ठीक है, देर आर सम गैसेस लाइक नाइट्रोजन एंड मीथेन दैट डू नॉट डिजोल्व इन वाटर। और बेटा कुछ गैस ऐसी भी होती है जो कभी वाटर में डिजोल्व नहीं होगी, एग्जाम्पल नाइट्रोजन एंड मीथेन, ये दो गैस ऐसी है कभी भी वाटर में डिजोल्व नहीं होगी। तो आपसे बेटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ऐसी गैस बताओ जो वाटर में मिक्स हो जाती हो, है ना, थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में ऐसे क्वेश्चन आएगा कि ऐसी गैस बताओ जो वाटर में डिजोल्व हो या फिर वाटर में सोल्यूबल हो, और ऐसी गैसें बताओ जो वाटर में इनसोल्यूबल हो। तो सोल्यूबल वाली तो हो जाएगी, मतलब जो मिक्स हो सकती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, एंड जो इनसोल्यूबल है वो हो जाएगी बेटा आपकी नाइट्रोजन एंड मीथेन गैस, इनको याद रखना। नेक्स्ट आ जाता है बेटा डेंसिटी। डेंस मतलब बेटा एक सीधा सा, ये वन वर्ड में समझोगे तो डेंस का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी हैवी है ना, ये हो जाता है डेंस। ओके, ए मटेरियल फ्लोट्स और सिंक इन वाटर डिपेंडिंग ऑन हाउ डेंस इट इज। कोई भी मटेरियल है, फ्लोट मतलब या तो बेटा तैरेगा, सिंक मतलब या डूबेगा। कोई भी मटेरियल है या तो वो वाटर के ऊपर फ्लो करेगा या वाटर के अंदर डूब जाएगा, मतलब सिंक हो जाएगा। ठीक है, और ये डिपेंड करता है कि वो मटेरियल कितना डेंस है। मान लो वाटर का अपना एक डेंस का लेवल होता है। ओके, अगर कोई मेटल हमने, कोई भी ऑब्जेक्ट हमने उसमें डाला, वो वाटर से ज्यादा डेंस है, वाटर से ज्यादा भारी है, तो वो डूब जाएगा, और अगर वो वाटर से कम डेंस है तो वाटर के ऊपर फ्लो करेगा। देखो बेटा यहाँ पे समझो, इफ ए मटेरियल इज डेंसर देन वाटर, अगर कोई मटेरियल वाटर से ज्यादा डेंसर है, इट विल सिंक इट, तो वो वाटर में डूब जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ए स्टोन और ए मेटल क्वाइन सिंक इन वाटर। तो बेटा एक पत्थर या फिर एक क्वाइन, एक सिक्का, अगर आप पानी में डालोगे तो वो पानी में डूब जाएगा, क्योंकि वो सिक्का है ना वाटर से ज्यादा डेंस है, वाटर से ज्यादा भारी है। नेक्स्ट है, इफ ए मटेरियल इज लेस डेंसर देन वाटर, अगर कोई मटेरियल वाटर से कम डेंस है,
ओके, इट विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, तो ये पानी के ऊपर का जो सरफेस है उस पर फ्लो करेगा। ओके, जैसे एग्जांपल में देखो ऑयल एंड लीफ, तो बेटा जो ऑयल होता है ये वाटर के ऊपर क्यों फ्लोट करता है, क्योंकि ये वाटर से कम डेंसर है, ये वाटर से हल्का होता है। और जो लीफ है, आपकी जो पत्ती है, वो भी पानी के ऊपर इसीलिए तैरती है बेटा, क्योंकि वो पानी से ज्यादा हल्की है या फिर पानी से कम डेंस है। ओके, वाटर ज्यादा डेंसर है लीफ से। कैसे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। वाटर बिकॉज बोथ आर लेस डेंसर देन वाटर, जो आपका ऑयल हो गया और लीफ हो गया, ये वाटर से लेस डेंसर है। इफ द डेंसिटी, अब एक इंटरेस्टिंग चीज बेटा, ओके, अगर वाटर और ऑब्जेक्ट की डेंसिटी सेम हो तो क्या होगा। इफ द डेंसिटी ऑफ ए मटेरियल इज द सेम एज दैट ऑफ वाटर, इट विल फ्लोट जस्ट बिलो द सरफेस ऑफ वाटर। अच्छा, अगर बेटा ऐसा केस हो गया, मान लो ऑब्जेक्ट और वाटर है, उसकी डेंसिटी इक्वल है, तो क्या होगा। तो बेटा जो ऑब्जेक्ट है ना, वो वाटर के नीचे फ्लो करेगा। ओके, वाटर की लेयर के नीचे फ्लो करेगा। जैसे सबमरीन होती है, पनडुब्बी होती है, वो पानी के नीचे फ्लो करती है, ऐसे ही बेटा वो जो मटेरियल है वो भी पानी के नीचे फ्लो करेगा, ना तो लेयर पे ना नीचे, पानी के बीच में फ्लो करेगा वो। नेक्स्ट है बेटा ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीन्स होता है आर पार दिखना, ना किसी चीज के कितना आर पार दिख सकता है। ऑब्जेक्ट कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एबिलिटी टू अलाउ लाइट पास थ्रू देम। ओके, तो बेटा एक ऑब्जेक्ट की एक एबिलिटी भी होती है कि किसी ऑब्जेक्ट में से तो लाइट पास होती है, किसी में से लाइट पास नहीं होती, और किसी में से बेटा थोड़ी कम लाइट पास हो जाती है। तो इस बेस पे भी आप क्या कर सकते हो, जो मटेरियल्स है उनको क्लासिफाई कर सकते हो। तीन तरह के हो गए, एक तो जिनमें क्लियरली लाइट पास हो जाए, दूसरा जिनमें लाइट बिल्कुल भी पास ना हो, है ना, और तीसरा हो जाएगा बेटा जिनमें लाइट कम पास होती है ना। देखो, some material like glass, water and acrylic sheet allow light to pass through them completely। कुछ ऑब्जेक्ट, कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं, जैसे ग्लास हो गया बेटा, ये completely लाइट को पास करेगा, ग्लास के आर पार लाइट इजीली चले जाती है। ठीक है, वाटर एंड एक्रेलिक शीट, ये भी सेम वाटर की तरह लाइट को बहुत इजीली पास कर देते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो जो भी मटेरियल लाइट को बहुत इजीली पास करते हैं, इनको ट्रांसपेरेंट मटेरियल आप बोल दोगे। The property by which these material allow light to pass through them totally is called ट्रांसपेरेंसी। तो बेटा ये जो मटेरियल्स हैं, इनकी प्रॉपर्टी होती है कि ये लाइट को कंप्लीटली अपने आर पार पास कर देते हैं ना, तो इसको बोलते हैं बेटा ट्रांसपेरेंसी। ओके, मतलब कोई मटेरियल है, उसकी ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी है, मतलब वो पूरी लाइट को पास कर रहा है। ठीक है, कोई मटेरियल है, उसकी ट्रांसपेरेंसी बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल बेकार है, तो मतलब वो लाइट को पास नहीं करेगा। कोई ऑब्जेक्ट है, उसकी ट्रांसपेरेंसी मीडियम है, तो बेटा वो लाइट को पास तो करेगा, बट थोड़ा हल्का करके, है ना, पूरी लाइट पास नहीं करेगा। some materials like tin, muslin, cloths, butter paper and frosted glass allow light pass through them only partially। ओके, तो बेटा कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं, मुस्लिन क्लॉथ्स मतलब मुलायम कपड़े होते हैं आपके कुछ, जिनके आर पार लाइट तो पास होती है लेकिन थोड़ी हल्की होके, पूरी कंप्लीट पास नहीं होती है ना। बटर पेपर एंड फ्रोस्ट ग्लास, तो कुछ ग्लास भी ऐसे होते हैं बेटा धुंधले धुंधले, उनके आर पार भी लाइट बेटा कंप्लीटली पास नहीं होती, कम पास होती है। ओके, तो पार्शियली मतलब कम पास होना। तो सच मटेरियल्स आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट मटेरियल। तो ऐसे मटेरियल जिनमें लाइट कंप्लीटली पास नहीं होती, थोड़ा कम पास होती है बेटा, उनको ट्रांसलूसेंट मटेरियल बोला जाता है। इसके बाद आ जाओ बेटा, some materials like wood, paper, cardboard and metal plates do not allow light to pass through them at all। आप कुछ मटेरियल ऐसे भी होते हैं बेटा, आपका वुड हो गया, पेपर हो गया, कार्डबोर्ड हो गया, ओके, और मेटल प्लेट हो गई, मतलब लोहे से बनी हुई प्लेट हो गई। ओके, कुछ भी, कोई भी मेटल हो सकता है लोहे के अलावा और कुछ भी, तो ये बेटा लाइट को बिल्कुल भी पास नहीं होने देते। तो इस टाइप के जितने भी वो मटेरियल होते हैं जो लाइट को पास नहीं होने देते, दीज आर कॉल्ड ओपेक्यू मटेरियल। ओके, हाँ, तो इसी के साथ बच्चों हमारा ये चैप्टर का रीडिंग कंप्लीट हो चुका है। तो आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ो, ओके, इसे समझो, और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा बच्चों, उसमें इस चैप्टर के पूरे क्वेश्चन आंसर मैं आपको सोल्व करके दूंगा, कंप्लीट बुक वर्क और चैप्टर के इनसाइड के क्वेश्चन। तो थैंक यू बच्चों, ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो को। बाय बाय।